एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 पे आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चे के दौरान हमें इस बात को देखना है कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उससे यह हमारी नई शिक्षा नीति कितनी बेहतर है, इसके नेगेटिव थिंग्स क्या हैं और इसने क्या क्या सुझाव जो है शामिल किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। भारत में पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाया गया था और 1968 के पॉलिसी में जो पहली बार बदलाव किया गया 1986 में किया गया था और थोड़ा सा अमेंडमेंट 1992 में भी किया गया। और यह अमेंडमेंट इतना ज़्यादा नहीं था कि हम इस अमेंडमेंट को अलग से पढ़ें। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2023 के बाद से इम्प्लीमेंट की जाएगी, और जब 2020 में ये पॉलिसी बनी थी तो ये कहा गया था कि कोविड के समाप्ति के बाद तुरंत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेप को बनाने वाली जो कमेटी थी कस्तूरी रंगराजन कमेटी थी और उन्होंने गांव के स्तर से पंचायत के स्तर से सुझाव को लेकर के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने डाला और कोई भी जिला या पंचायत इंडिया का अपने सजेशन देने से वंचित नहीं रहा। इनकी ऐसा प्रयास किया गया है। तो कस्तूरी रंगराजन जो खुद इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं, इन्होंने अपने पूरी प्रयास को डालने का काम किए NAP 2020 की पॉलिसी के भीतर। इस नीति के अनुसार जो इंडिया गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट था, जो मिनिस्ट्री थी, उसका नाम भी बदल दिया गया और उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। और जब हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति 10+2 था, उस 10+2 के पद्धति को बदल करके नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 की पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट किया गया। हालांकि इसमें अगर देखें तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD तक की जो पढ़ाई हमारी पुरानी शिक्षा नीति में हो रही है, सेम उसी तरह का पैटर्न है, लेकिन थोड़े से उसमें परिवर्तन किए गए हैं। एक नई व्यवस्था जोड़ी गई है कि स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया है और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को शामिल किया गया। हम जब 10+2 पॉलिसी को पढ़ते हैं तो 10+2 दर्शाता है 12 ईयर्स, यानी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में कोई भी बच्चा 12 साल तक पढ़ाई करता था। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के अनुसार उसको एक राइट भी था। हालांकि 10+2 के पढ़ाई को समाप्त करने के बाद बच्चा जो है किसी यूनिवर्सिटी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें वह फर्दर पढ़ाई कर सकता था। और हमारी 10+2 की जो पढ़ाई होती थी वह किसी पर्टिकुलर बोर्ड से होती थी। जैसे मान लेते हैं UP बोर्ड या बिहार बोर्ड, वहाँ से बच्चे की 10th 12th की पढ़ाई होती थी। तो 10+2 का मतलब है 12th तक की पढ़ाई। हालांकि जब नई शिक्षा नीति को जोड़ा गया जिसमें हमारे शिक्षा का जो पैटर्न है वो 5+3+3+4 यानी 15 साल तक गवर्नमेंट जो है बच्चे को निगरानी में रखेगा। अब मसला ये आता है कि पढ़ाई अब बच्चे की शुरू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल की उम्र से ही हो जाएगी और पहले 5 साल की जो पढ़ाई है जिसमें बच्चा 3 साल मात्र स्कूल जाएगा आएगा और स्कूल में भी अपने मन चाहे तरह से गेम खेलेगा, उसको मात्र स्कूल लाने
और स्कूल से आने की आदत को डेवलप करना है। और उस कोर्स का नाम दिया, 5 साल के कोर्स का जो नाम दिया गया है वो है फाउंडेशन कोर्स, और जिसमें बच्चों को कोई भी एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। और 3 साल तक उसको मात्र प्ले स्कूल जिस तरह से शिक्षा देती है उसी तरह से उसको शिक्षा मिलेगी। खेलना कूदना घूमना, जहाँ मन हो जैसा मन हो वैसा करो। और 2 साल उसको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और वह 5 साल में 3 साल तो खेलेगा और 2 साल पढ़ाई करेगा, और उसकी वहाँ 2 क्लास की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, क्लास 1 और क्लास 2। फिर वह हमारा बच्चा नेक्स्ट लेवल पे आएगा और 3 इयर्स फिर उसकी फर्दर पढ़ाई होगी, जिसको प्रिपरेटरी कोर्स कहते हैं। और प्रिपरेटरी कोर्स में उसको 3 क्लासेस पढ़ने हैं, क्योंकि वह 5 साल में क्लास 1 और क्लास 2 को ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। अब जब वह प्रिपरेटरी कोर्स में आएगा तो उसे क्लास 3, 4 और 5 पढ़ना है। अब यहाँ जब उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो उसके पढ़ाई के साथ में, स्टडी के साथ में उसको एक्टिविटी भी करवाया जाएगा, और उसकी पढ़ाई यहाँ उसके पास ऑप्शन होगा, चाहे तो मदर टंग या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाई करें। अब यहाँ प्रिपरेटरी कोर्स में उसकी एग्जामिनेशन भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जब वह रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेगा तो इनिशियली स्टेज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की इच्छा रहती है, तो उसकी जो अपने रीजनल लैंग्वेज है, मतलब अगर कोई बंगाली है तो बांग्ला में पढ़ेगा, कोई अगर पंजाबी है तो पंजाबी में पढ़ेगा, कोई मराठी है तो मराठी में पढ़ेगा। इस पर बाउंडेशन नहीं होगा कि आपको अंग्रेजी में ही पढ़ने हैं। हालांकि हम यही एक बात को और क्लियर कर दें कि जब रीजनल लैंग्वेज में वो पढ़ाई करेगा, हो सकता है कि बच्चों को अंग्रेजी से लगाव नहीं रह जाए, और अंग्रेजी से लगाव नहीं रहने का एक डिसएडवांटेज होगा कि हमारी स्थिति चाइना की हो सकती है, क्योंकि तवांग में जब चाइना ने आक्रमण किया था तो वहाँ ब्रिगेडियर रैंक के लोग भी अंग्रेजी उसके बोल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में वह किसी विदेश कंपनी के साथ में या इंडिया के बाहर वह व्यक्ति जॉब नहीं कर सकता, वो किसी ऐसे जो सोफिस्टिकेटेड वर्क हैं उसको करने में उसको कठिनाई होगी। तो ये मुझे ऐसा लगा कि प्रिपरेटरी लेवल पे जो एक ऑब्लिगेशन दिया है कि वो मदर टंग में पढ़ेगा या नेशनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है, तो ये एक तरह से सही भी है, और इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो इससे घाटा भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा लेवल आता है जो है मिडिल स्टेज। तो हमने अभी तक डिस्कशन किया 5+3 की बात हमने कर ली। अब जो नेक्स्ट 3 इयर्स है जिसको आप मिडिल स्टेज कहते हैं, उसमें बच्चा फिर 3 क्लास पढ़ाई करेगा, क्लास 6, 7 और 8। अब यहाँ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि उस पढ़ाई में बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाएगा, मतलब टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाएगा। कंप्यूटर सिखाना, वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब पढ़ाई के साथ में उसे टेक्निकल स्टडी कराएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि किसी को पेंटिंग करने में अच्छा लगता है तो उससे पेंटिंग कराया जाएगा, किसी को सिलाई कटाई बुनाई अच्छा लगता है उससे वो कराया जाएगा। और यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट मैथ, साइंस और आर्ट एज यूजुअल होगा, लेकिन एक और चीज़ यहाँ जोड़ी गई है कि उसको एक इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, मतलब संस्कृत, मैथिली, उर्दू, इस तरह की पढ़ाई उसको करनी पड़ेगी, एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पढ़ाई 5+3+3 मतलब मिडिल स्टेज में 3 क्लास वो पास करेगा, 6, 7 और 8। उसके बाद फिर बच्चा आ जाएगा हमारा सेकेंडरी स्टेज में, और सेकेंडरी स्टेज जो लास्ट है 5+3+3+4, सेकेंड स्टेज जो 4 साल ड्यूरेशन पीरियड का होगा, जिसमें बच्चा 9, 10th, 11 और 12 को पढ़ेगा।
और यहाँ जितने भी कोर्स हैं उसके 9, 10, 11 और 12 का वो सेमेस्टर वाइज होगा और हर एक सेमेस्टर 6 मंथ का होगा। इसका मतलब इस 4 क्लास को पास करने में उसको 8 एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात कही गई, यहाँ कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। जैसा कि पहले बच्चा 10th पास करता था तो ये पूछा जाता था कि अब आप क्या करेंगे। साइंस पढ़ता था तो उस बच्चे को बोलते थे ये ISC कर रहा है। कोई कॉमर्स से पढ़ाई कर रहा था तो बोलते थे वो ICOM कर रहा है। अब ऐसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं है। यहाँ आप मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग भी पढ़ेगा, उसके साथ में हो सकता है कि मैथ भी वो पढ़ ले, हो सकता है कि वह उसके साथ में बायोलॉजी भी पढ़ ले, ह्यूमैनिटी के भी सब्जेक्ट पढ़े। इसका मतलब वह अपने अनुसार पढ़ाई कर सकता है। और मैं आपको ये कहूँगा कि बच्चे के लिए यह पढ़ाई का बुफे सिस्टम डेवलप किया गया। जैसे किसी पार्टी में जो जो आइटम अच्छा लगता है खाने में उसको प्लेट में सजा करके खाते हैं, उसी तरह से जब कोई भी स्टूडेंट है अगर वह पढ़ाई कर रहा है तो उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरह की उसको पढ़ाई करनी है, वह अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने हैबिट के अकॉर्डिंगली वह सब्जेक्ट को चूज करेगा और पढ़ाई करेगा। और पढ़ाई का जो बेस होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग होगा। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जो पहले हम लोग पढ़ते थे रटने वाला सिद्धांत पे कि महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो उसको रटना पड़ता था। लेकिन अब क्रिटिकल स्टडी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर महात्मा गांधी गरम दल के लीडर होते तो इंडिया की स्थिति क्या होती। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके उसमें जो है थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप करने का जो है तरीका हमें सेकेंडरी स्टेज में ही डाला जाएगा। और यहाँ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। वह फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है कि जर्मन हो, रशियन हो, स्पेनिश हो, लैटिन हो, इस तरह से उसको लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं एक और भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लूँ कि जब नई शिक्षा नीति 2020 बन रही थी उस समय हमारी चाइना के साथ में थोड़ी सी झड़प हो गया था। तो नई शिक्षा नीति बनाते समय चाइना की एक लैंग्वेज है मंडारिन भाषा, जिसको भारत सरकार ने अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल नहीं किया। इसका मतलब जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है उसमें मंडारिन भाषा जो चाइना की है उसको शामिल नहीं किया गया है। मैं यहाँ भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूँगा कि अगर किसी भी पड़ोसी जो हमारे देश हैं उसके लैंग्वेज को अगर हम छोड़ते हैं, इसका मतलब हम उस पड़ोसी के सिविलाइजेशन कल्चर से अनभिज्ञ ही रहेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उस कंट्री को समझने में हमें परेशानी होगी। इसलिए मेरा यहाँ एक सजेशन होगा कि उस लैंग्वेज को भी समझा जाए और नई शिक्षा नीति में एमेंड करके जोड़ा जाए। अगर हम अपने डिस्कशन को एनालिसिस करें तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में एग्जामिनेशन का बर्डन नहीं था। प्रिपरेटरी स्टेज में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी है, रीजनल लैंग्वेज उसके साथ में पढ़ने हैं। और जब हम मिडिल स्टेज में आए थे तो एग्जामिनेशन के साथ में आपको एक इंडियन लैंग्वेज पढ़नी थी। और जब आप सेकेंडरी स्टेज में आए तो आपको 4 सेमेस्टर में 8 जो है एग्जामिनेशन देने थे और उसके साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज की भी पढ़ाई आपको करनी थी। तो ये हमारे जो 5+3+3+4 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उस पे हमने एक चर्चा कर लिया। अब यहाँ बात आता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अब ग्रेजुएशन होगा उसकी स्थिति क्या होगी। तो ग्रेजुएशन अब हमारे यहाँ 4 साल का होगा। और क्योंकि हमने 5+3+3+4 में स्ट्रीम को बढ़ावा नहीं दिया है, इसलिए अब यहाँ ग्रेजुएशन जो है आप किसी भी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बना करके कर सकते हैं। स्ट्रीम का सिस्टम समाप्त हो गया है। नहीं तो पहले अगर कोई ग्रेजुएशन इन साइंस करता था तो BSc बोलते थे
और कोई बीकॉम पास करता था, अगर वो कॉमर्स पढ़ रहा है तो उसको बीकॉम कहते थे, या कोई आर्ट्स पढ़ रहा है तो उसको बीए कहते थे। अब ये सिस्टम नई एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। सिंपल जो है, आप एक कम्बिनेशन सब्जेक्ट का बना सकते हैं। साइंस के साथ में कॉमर्स और आर्ट मिल करके आप जो सब्जेक्ट को आप अच्छा समझते हैं उसकी कम्बिनेशन बना के आप पढ़ाई करेंगे। और पहला साल जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वह कहलाएगा ग्रेजुएशन इन सर्टिफिकेट। फिर जब आप दूसरे साल पढ़ाई करेंगे तो वो कहलाएगा ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। और फिर जब आप तीसरे साल पढ़ाई करेंगे तो वो कहलाएगा ग्रेजुएशन डिग्री। और इसी के आधार पे आप जॉब या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने जॉब या कंपटीशन की तैयारी करने के लिए चले गए, आपने पढ़ाई को ड्रॉप कर दी, छोड़ दिया। फर्दर आप ये चाहते हैं कि मैं हायर एजुकेशन में जाऊं, तो ऐसे में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूड करेंगे और आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो है 2 साल की करनी पड़ेगी। अगर आप 4th ईयर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मतलब जिसको ग्रेजुएशन रिसर्च कहते हैं, उसको कर लेते हैं, तब आपको पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मात्र 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो गैप आ गया था, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ जाता है, उसकी पढ़ाई ड्रॉप हो गई थी, तो वह जो है रीस्टार्ट कर सकता है अपने स्टडी को। ऐसी जो है व्यवस्थाएं बनाई गई है। और अगर कोई भी बच्चा जो है पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है तो उसी तरह से, क्योंकि अब स्ट्रीम रहा नहीं, तो इसलिए ग्रेजुएशन के बाद वह बच्चा पीजी जब करेगा तो उसकी पीजी भी जनरल पीजी ही कहलाएगी। उसमें पहले जैसा होता था कि एमएससी और एमए और एमकॉम ये स्ट्रीम नहीं होगा। और फिर वो बच्चा पीजी करने के बाद वह डायरेक्ट पीएचडी करेगा, और पीएचडी उसके 4 साल का कोर्स होगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पीएचडी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, मास्टर ऑफ फिलॉसफी का जो कोर्स था उसको समाप्त ज़रूर कर दिया गया है, अब ऐसा कोर्स नहीं है। अगर आप यूजी और पीजी, जो हमारे पुरानी शिक्षा नीति थी, उसमें जब आप देखें तो 5 साल का समय लगता था। सेम उसी तरह का समय, सेम उतना ही टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लग रहा है 5 साल का। तो हमने जो बेसिक एजुकेशन था उस पर भी डिस्कशन कर लिया, ग्रेजुएशन और पीजी, और जो पीएचडी है उस पर भी हमने डिस्कशन किया। अब जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो हमने उस पॉजिटिव एस्पेक्ट पे 5-7 पॉइंट को मैंने बताने का प्रयास किया है। पहला है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें भारत सरकार ने शिक्षा की बजट को बढ़ाया है, और जो 3% जीडीपी का खर्चा पहले गवर्नमेंट कर रही थी, अब प्रावधान ये बना गया है कि वो खर्चा जो है 6% की होगी। ये तो पहला पॉजिटिव थिंग्स है। दूसरा, स्कूल की फ़ी, जो बच्चा इनिशियली लेवल में पढ़ रहा है उसकी स्कूल की फ़ी क्या होगी। तो गवर्नमेंट इसके लिए स्कूल की कैटेगरी डेवलप करेगा और मैक्सिमम फ़ी को डिटरमाइन करेगी। और मैक्सिमम फ़ी, इसका मतलब उससे ज़्यादा फ़ी जो है कोई भी स्कूल चार्ज नहीं करेगा। इसका मतलब जैसे हम अपने प्राइवेट लाइफ में देखते हैं प्रोडक्ट का एमआरपी फिक्स रहता है, उसी तरह से स्कूल की फ़ी को भी फिक्स किया जाएगा। स्कूल जो है अपनी मनमानी तरह से फिक्स फ़ी जो है इम्पोज नहीं कर पाएगी। दूसरा है कि जो हमारे स्टडी जो बेस होगा वो वोकेशनल स्टडी बेस होगा, मतलब छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने की व्यवस्था की गई है। और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट जोड़ा गया है रिजल्ट इवैल्यूएशन का। पहले का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें एग्जामिनेशन देने के बाद जो मार्क्स ऑब्टेन होता था वही उसका रिजल्ट कहलाता था। लेकिन अब एग्जामिनेशन से जो मार्क्स ऑब्टेन होगा उसको तो
कंसीडर किया ही जाएगा। उसके साथ में उसका उस बच्चे का जो सेल्फ असेसमेंट है कि आपको कितना मार्क अवार्ड किया जाए का जो सिस्टम है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। इवन दो आपकी क्लास में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कितने मार्क्स के लिए रिकमेंड करता है और टीचर आपके नॉलेज को कैसे एवेल्यूएट करता है। तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 4 चीज़ों पे बेस होगा। एक तो मार्क्स, दूसरा सेल्फ असेसमेंट of the particular student and the friends of the student and the teachers of that student। उसके बाद इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ें जो है लाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भीतर, जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, इंडिया के भीतर फॉरेन यूनिवर्सिटी अपनी ब्रांच को खोल सकेगी, जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कैम्ब्रिज, ये जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं वो अपनी ब्रांच खोलेगी। ये प्रस्ताव जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी के समय में ये प्रस्ताव आया था। हालांकि उस समय गवर्नमेंट ने इस टॉप यूनिवर्सिटी को कहा कि आपको सिक्योरिटी का अमाउंट जमा करना है जो 50 करोड़ रुपए है। तो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी ने ऐसा तरजीह नहीं दिया। हालांकि आज के डेट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट फॉरेन यूनिवर्सिटी को जमा नहीं करने हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया में आकर के डेफिनेटली जो है यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेगी। इसका मतलब इंडियन स्टूडेंट को फ़ॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आपने देखा था कि यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो वहाँ से मेडिकल के छात्र को भारत सरकार स्पेशल ट्रीट करके उनको लाना पड़ा उस वार के समय में। तो जब हमारे यहाँ वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी होगी तो हमें फ़ॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा सा पहलू गवर्नमेंट की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। दूसरी इसमें जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एजुकेशन के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 4 डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। जो पहला डिपार्टमेंट का काम होगा सिलेबस को डेवलप करना, दूसरे डिपार्टमेंट का काम होगा कि रेगुलेशन बनाना, दैट मीन्स प्ले द रोल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, और तीसरा डिपार्टमेंट का काम होगा कि सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और चौथा जो डिपार्टमेंट है उसका काम होगा एवेल्यूशन, दैट मीन्स रिजल्ट बनाना। तो इस तरह से जो है सारी व्यवस्थाएं 4 डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होगी। यह भी एक गुड साइन है। उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग होगी, जो टीचर्स पढ़ाने के लिए आएंगे, उस टीचर्स ट्रेनिंग का पीरियड को जो है बढ़ाया गया है और उसमें 4 साल का अब ये पीरियड लगेगा। और मेरा पर्सनली जहाँ तक मानना है कि टीचर्स जितना ही ट्रेंड होगा वो उतनी ही आसान तरीके से कोर्स को पढ़ाएगी और वो उतने ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर कम्युनिकेट करेगी। कभी ये भी देखने को मिलता है कि टीचर्स पढ़ाई को आसान बनाने के बदले पढ़ाई को टिपिकल बना देती है। तो पढ़ाई को टिपिकल नहीं बनाए इसलिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये कुछ इम्पॉर्टेंट या पॉजिटिव आउटकम्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। हालांकि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 1-2 शॉर्टकमिंग्स को भी मैं बताऊंगा। पहला जो हमारा शॉर्टकमिंग्स है, जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि रीजनल लैंग्वेज की बात की गई है, तो अंग्रेजी पे भी ध्यान प्रॉपर देने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से चाइनीज किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके जॉब नहीं कर सकता क्योंकि उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। और हमारी जो भारतीय कल्चर में, इंडियन कल्चर में जो अंग्रेजी छोटे मोटे लैंग्वेज हर एक व्यक्ति बोल पा रहा होता है, इसलिए वो फॉरेन में भी जाके सक्सेस करता है, जॉब कर पाता है। इवन दो इंडिया की में कुछ लोग की जो इंग्लिश पे पकड़ इतनी अच्छी है, जब वो सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो हमारे ब्रिटिशर्स से भी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेता है। इसलिए अंग्रेजी पे भी प्रॉपर ध्यान होना ज़रूरी है। दूसरा, टीचर और सिलेबस जितने भी हैं उसको कंट्रोल करने वाली एक सेंट्रल बॉडी होगी। तो इसका मतलब तो राज्य सरकार का सिलेबस और टीचर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। तो जो डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली हम सिलेबस में कुछ बातों को डालते हैं वो डाल नहीं पाएंगे। मतलब हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है उस पे जो है एक तरह से चोट है।
तो हमने देखा क्रिटिकल एनालिसिस करते समय कि ये जो 2 पॉइंट्स थे, अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देना और टीचर्स और सिलेबस का जो है सेंट्रल बॉडी के द्वारा कंट्रोल करना, एक ये छोटी सी जो है डिसएडवांटेज है। हम अगर किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं तो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहती है, लेकिन यहाँ 99.9% एडवांटेज है। इसलिए हमारी नई शिक्षा नीति 2020 इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांतिकारी जो है विचार है और ये क्रांतिकारी पॉलिसी है और इससे हर एक तबके के लोग लाभान्वित होंगे। जय हिंद।